नमस्कार दोस्तों, मैं ओमसी पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल मंत्राज स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय को लेकर कुछ चर्चा करेंगे और प्रारंभ से ही पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं, हालांकि वो होती तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग कुछ लापरवाही कर जाते हैं और उन पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण एग्जाम में छूट जाते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं छोटे बिंदुओं में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस बिंदु को लेकर के चल रहा हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट, हिंदी में कहते हैं अल्फाबेट, यानी वर्णमाला। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि अपने भाव या विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, उसमें दो रूप हैं। एक तो हम अपने भावों को ध्वनियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ध्वनियों के रूप में निकालते हैं, और दूसरा संकेतों के रूप में। ध्वनियाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति का प्रत्येक जीवित प्राणी ध्वनि निकाल करके अपने आवेगों को, अपने मनोभावों को प्रकट करता है। पशुओं की भी एक भाषा होती है जो अपने मनोभावों को, अपने आवेगों को अपनी भाषा में प्रकट करते हैं। हालांकि हम उनकी भाषा से परिचित नहीं होते, इसलिए हम उनके मैसेज को ग्रहण नहीं कर पाते। इसी प्रकार इंसान भी जो है अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए अपनी ध्वनियों के रूप में मैसेज देता है, जिसे हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, तो हम उसे समझ लेते हैं। इसी प्रकार उसकी जाति के, किसी भी पशु की जाति के प्राणी भी उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, ये हमारी मौखिक भाषा है, ये हमारी ध्वनियाँ हैं। लेकिन होता क्या है कि मैंने बोला और आपने सुना, ये ध्वनि इस अंतरिक्ष में समाहित हो गई, इस शून्य में विलीन हो गई। इसके कुछ समय बाद आपके मस्तिष्क से भी विलीन हो जाएगी। इसको स्थायी रूप से रखने के लिए या अपने से दूर बैठे व्यक्ति तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हमें उसे लिखने की आवश्यकता होती है। उसे चिन्हों के रूप में लिपिबद्ध करके हम जो है प्रेषित करते हैं, ताकि हमारी बात को दूसरा समझ सके। उस अपनी आवेगों को, अपनी ध्वनियों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उन्हें आगे के लिए संरक्षित करने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एंड डाउट? नो। वर्णमाला में देखते हैं, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर एक विवादास्पद तो हम नहीं इसे कहेंगे, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि इसमें बहुत ही कंट्राडिक्शंस हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, और कुल मिलाकर के कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, मैं लिख करके ही बता रहा हूँ कौन कौन स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ऊ, ऋ, ए,
कुछ विद्वान सिर्फ 11 स्वर मानते हैं। कितने स्वर मानते हैं? और कुछ इनमें 2 और जोड़ देते हैं, कितने हो जाते हैं? 13। जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो उसमें का, खा, गा, घा, ञ, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, ता, फा, दा, भा, ना, पा, वा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, श, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें 2 वर्ण और होते हैं, ल और ह। इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन। ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये वाले ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये वाले संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हैं। कुछ लोग इनको 13 मानते हैं। वर्ण जो हैं ये टोटल कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 35 व्यंजन हैं। कितने हैं? 35 व्यंजन हैं। कुल कितने हो गए? 45। टोटल मिला के यानी कुल वर्ड 48। और जब हम ये 4 और जोड़ देते हैं संयुक्त व्यंजन को तो कितने हो जाते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में अगर पूछा जाए कितने वर्ण हैं तो कितने बोलेंगे? 52। 52 वर्ण। इसमें जो उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर बात करें? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। उसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन। वो 10 स्वर कौन कौन से होते हैं और एक घटा कौन सा दिया जाता है? अगर हम 10 स्वर की बात करें तो इसमें से हटा दिया जाएगा। 10 स्वर और 35 व्यंजन, टोटल कितने हुए? 45। अगर हम लिखने के आधार पर बात करें तो 52 आएंगे। ठीक है, अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसका पहले वर्गीकरण है स्वरों का। सबसे पहले हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों को हम यहाँ से भी हटा देते हैं, बाद में थोड़ा पढ़ते हैं तो देख लेंगे तो व्यंजन को। हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? एक तो उच्चारण काल के आधार, किस आधार पर करेंगे? उच्चारण के आधार। उच्चारण काल मतलब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर हम मानेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 स्वर जो है वो 3 प्रकार के होंगे। एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हम इसको छोटा कहते हैं। जब हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद छोटा बड़ा होता है क्या? इसके बाद छोटा और बड़ा नहीं कहते। फिर ए, आए, छोटा ए नहीं कहते, छोटा बड़ा ए भी नहीं कहते हैं, ना ही ओ छोटा कहते हैं, ना ही औ बड़ा
हम जिनको छोटा कहते हैं रस वो ह्रस्व होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर। इनको बोलने में कम समय लगता है। जिनको हम बड़ा कहते हैं उन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, उससे 2 गुना समय। इसको कहेंगे बड़ा आ। अगर पढ़े आ, ई, ऊ, इनमें 2 गुना समय लगता है। दीर्घ ए, ऐ ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब ये तो हमने पढ़े हैं, ह्रस्व भी पढ़ा है और दीर्घ भी पढ़ा है। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। बच्चे जब पढ़ते हैं तो जो छोटा जिसको बोलते हैं वो वास्तव में होता भी छोटा है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, और जिनको बड़ा बोलते हैं वो दीर्घ बोलते हैं। इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। लेकिन ये वाला क्या होता है? प्लुत स्वर। ये इससे भी बड़ा होता है, दीर्घ से भी बड़ा। लेकिन ऐसा कहीं वर्णमाला में तो पढ़ा नहीं हमने। बचपन में जब हमें आ से ज्ञा तक अक्षर पढ़ाए गए तब तो ये कहीं पढ़ने के लिए हमें मिला ही नहीं। तो हम देखते हैं ये प्लुत क्या होता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे 2 गुना समय लगता है, और प्लुत में उससे भी ज्यादा यानी 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में, किसी नाटक में, किसी गाने के आलाप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें राम, ये हमने धीरे से कहते हैं राम, तो ये रा जो है वो ह्रस्व स्वर है, वो दीर्घ स्वर है। सॉरी, राम में रा जो है वो दीर्घ स्वर है। लेकिन अगर हम किसी को पुकारते हैं राम, तो कौन सा होगा? ये इसमें जो है प्लुत हो गया। जैसे हम लिखते हैं ओम, और एक ओम इस तरह से चिन्ह बना के लिखा जाता है, शंकर जी वाला ओम। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? और इसको कभी कभी आपने इस तरह भी लिखा देखा होगा। ये वाला ओम और ये वाला ओम सेम है, लेकिन ये ओम डिफर करता है, इसके समान नहीं है। क्योंकि सिंपली लिखा ओम और इसका मतलब ओम, मंत्र पढ़ते हुए सुना होगा आपने, हरिओम। ठीक है, इस तरह से जब हम इसे बोलते हैं तो ये प्लुत स्वर हो जाता है और उसको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय बोलने में लगता है। ये प्लुत स्वर होते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में, किसी नाटक में, किसी गाने के आलाप में इनका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इन्हें जो है स्वरों को ये दूसरे आधार पर बांटेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव का तो हम प्रयोग करेंगे ही, बिना जीव के प्रयोग के हम बोल ही नहीं सकते। अगर हम जीव का प्रयोग ना करें तो हम बोल ही नहीं सकते। जीव के प्रयोग के आधार पर जब हम देखेंगे तो जिस जीव के भाग का हम उपयोग करेंगे बोलने में, उस वर्ण को बोलने में, उस वर्ण को बोलने में, उस अक्षर को बोलने में, उस स्वर को बोलने में, जीव के जिस भाग का प्रयोग करेंगे उसको हम, उसके आधार पर हम इसे बांटेंगे। तो हम मेनली किसी भाग को 3 ही भागों में बांटते हैं, अगला, पिछला और मध्य। ये तो बांटेंगे, अगला, पिछला और मध्य। तो कौन कौन से भाग करेंगे हम? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब है जो जीव के अगले भाग से बोले जाएं,
मध्य स्वर का मतलब है जो जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करके बोले जाए, और पश्च स्वर का मतलब मीन्स है जो जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करके बोले जाए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे कम किस भाग का प्रयोग करते हैं बोलने में, जीभ के किस भाग का प्रयोग सबसे कम किया जाता है? सबसे कम प्रयोग किया जाता है मध्य भाग। किसका प्रयोग किया जाता है कम? मध्य भाग। इसे सिर्फ इसमें जीभ का मध्य भाग नीचे लग जाता, ठीक है। और अग्रभाग में बोल के देखिए, ये तो जो है जब हमने छोटा बोला तो मध्य भाग लग गया, और जब हम बड़ा बोलेंगे कौन सा भाग? जोर किस भाग पर पड़ा? अग्र, पिछले भाग पर। जोर जो है पिछले भाग पर पड़ा, उठने वाला भाग मत देखिए, जिस पर ज्यादा दबाव बनता है। किस पे बना? पश्च भाग पर, ठीक है। सबसे ज्यादा दबाव किस पर बना? पश्च भाग से। इस पर दबाव बना? पश्च भाग पर बना, ठीक है। ओ, आओ, ठीक है। ये कौन से भाग से बोले जाते हैं? पश्च भाग से बोले जाते हैं। फिर अग्रभाग से कौन बोला जाता होगा? ई को बोल देखिए, जीभ का अगला भाग फैलेगा। ई, दबाव पड़ा? ई, ई, और कौन बचा है? ए, आए। अग्र स्वर कौन से हैं? ई, ए, आए। मध्य स्वर और पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। ये क्या है? पश्च स्वर से। अंडरस्टैंड? अगला आप देखते हैं मुख होठों की स्थिति क्या है। किस आधार पर देखते हैं? होठों की स्थिति क्या है? होठों की स्थिति के आधार पर अब होंठ किस प्रकार बन रहे हैं? होंठ किस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। होंठ किस प्रकार बन रहे हैं? एक तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम जब हम बोलते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल। गोला मुंह क्या कहते हैं? वृत्त, वृत्तमुखी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आवृतमुखी। वृत्तमुखी मतलब गोल, और आवृतमुखी मतलब जो गोल ना होता हो। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में मुंह गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। जरा बोल के देखिए ऐसे कौन कौन से स्वर हैं इनको बोलने में मुंह गोल हो जाता है? उ, ओ, और आओ। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में मुंह गोल हो जाता है। और अगर हम समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं, ये वाला ओ किससे बनता है? ओ से। और ये वाला डबल ओ से बड़ा ओ बनता है। तो जब ये ओ से बनते हैं और ओ गोल होता है तो इनको बोलने में हमारा मुंह भी गोल हो जाएगा। और आवृतमुखी कौन से होते हैं? जिनको बोलने में मुंह गोल सॉरी, जिनको बोलने में हमारा मुंह गोल ना हो। जैसे अ, आ, ई, ठीक है। ये क्या है? आवृतमुखी। ये आवृतमुखी है, इनको बोलने में हमारा मुख गोल नहीं होता है। और ये जैसे ए, आए, इनको बोलने में मुख हमारा गोल नहीं होता है। कृपया आप बोल के देख लें, क्योंकि ये प्रयोग के आधार पर ही आप लोग सीख पाएंगे। अगर इनको सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान देंगे, जब तक हम इनको अपने शरीर से नहीं जोड़ेंगे, प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, तब तक याद करना थोड़ा जो है मुश्किल काम लगता है और याद किया भी नहीं जाता। मैं रटने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा मानना यह है कि आप इसको समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो ये मस्तिष्क में बना रहेगा
और एग्जाम में आप इसके भूलेंगे नहीं और ये आपके काम आएगा। अगला हम इसका भाग देखते हैं। अभी हमने पढ़ लिया है उच्चारण समय के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, और अगला हम पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? मुख विवर के आधार पर। किसके आधार पर? मुख विवर के आधार पर हम वर्णों को पढ़ेंगे, स्वरों को पढ़ेंगे, तब ये कितने प्रकार के होंगे। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, हम उनको बोल के देखेंगे। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, जिनको बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है। हालांकि ये हम सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन एग्जाम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें हिंदी में लिखा होता है और हिंदी को हिंदी में हम समझ नहीं पाते हैं। इसमें लिखा होता है, लिख के आएगा, जो हिंदी में लिख के आएगा उस हिंदी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी की हिंदी याद नहीं रहती है। बंद जैसे हम पढ़ेंगे विव्रत, क्या पढ़ेंगे? विव्रत का मीन्स होता है खुला हुआ, ओपन। विव्रत का मीन्स होता है ओपन। हम देखते हैं वर्णों को पढ़िए जरा, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में मुंह हमारा खुल जाएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। अंग हमको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। हमने देखा जब पूरा मुंह खुलने की बात हुई तो हमने जब आ बोला तभी हमारा मुंह पूरा खुला। कब खुला? जब हमने बड़ा आ बोला, आ, तभी तो हमारा मुंह खुला। तो ओपन विव्रत कौन से स्वर हैं? विव्रत स्वर कौन से हैं? जिनको बोलने में हमारा मुंह पूर्ण रूप से खुल जाए, यानी इसमें तो एक भी अक्षर आता है, वो कौन सा है? बड़ा आ, ठीक है। इसको बोलने में हमारा पूरा मुंह खुल जाएगा। दूसरा इसका अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, हाफ। अर्ध को हम कहते हैं हाफ। अर्ध क्या कहते हैं? हाफ। और विव्रत को क्या कहते हैं? ओपन। ओपन, हाफ ओपन मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारा मुख आधा खुल जाए। क्या हो? आधा मुख खुल जाए। अर्ध विव्रत में कौन से आएंगे? अ, क्या है? अ, ए, क्या आएंगे? अ, ए, ऐ। मतलब मुख खुलना चाहता है, मुख खुलना चाहता है लेकिन पूरा खुल नहीं पाता। एक तो इसमें एक और होता है, इंग्लिश का वर्ड हो गया ऑफिस वाला, ये भी आ नहीं होता है, ठीक है। ये खुलना तो चाहता है लेकिन खुल नहीं पाता, तो इसको क्या कहेंगे? हाफ ओपन। क्या कहेंगे? हाफ ओपन मतलब खुलना चाहता है लेकिन खुल नहीं पाता। अगला होता है अर्ध सम्रत। अर्ध सम्रत, सम्रत का मीन्स है क्लोज। सम्रत का मीन्स क्या होता है? क्लोज। और अर्ध मीन्स हाफ। हाफ क्लोज मतलब आधा बंद। आधा बंद मतलब ये रहना तो बंद चाहता है। क्या रहना चाहता है? बंद। लेकिन फिर भी मजबूरी में खुलना पड़ता है। कैसे खुलना पड़ता है? मजबूरी में। ऐसे वर्ण भी हैं जिनको बोलने के लिए हम मुंह बंद करना चाहते हैं, मुंह तो बंद रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें हम जो ये नहीं लेंगे, आए लेंगे ना, तो ये नहीं लेंगे हम। ए इसमें मुंह रहना तो बंद चाहता है लेकिन बोलते समय खुल जाता है। ए और ओ क्या होता है? ओ
चाहता है लेकिन बंद हो जाता है। और अगला होगा समदत्त। क्या होगा? मीन्स क्लोज। क्लोज स्वर में वो आएंगे जिनमें वो बंद ही रहेगा। ई ई ई उ उ उ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे मुख्य विवर्त के आधार पर। विपरीत मीन्स ओपन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में और पूरा मिल जाए। अर्ध विपरीत हाफ ओपन, मतलब मुख खुलना तो चाहता है लेकिन पूरा नहीं खुल पाता। खुलना चाहता है लेकिन पूरा खुल नहीं पाता। इसमें ओ और होगा। क्या होगा? ओ। और ऑफिस वाला ओ। ठीक है, ऑफिस वाला ओ और ऑफिस वाला ओ। ठीक है, हाफ क्लोज यानी मुख बंद रहना चाहता है लेकिन फिर भी थोड़ा खुलना पड़ता है। ए ओ ओ। ठीक है, और क्लोज में ई ई उ उ। मुख ओपन नहीं होता है। इन डाउट? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार। मुख्य विवर के आधार पर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। प्राण मीन्स क्या होता है? वायु। शरीर हमारा है, पूरा बना रहता है और उसके बाद लोग कहते हैं कि अब तो प्राण निकल गए। क्या कम हो जाता है? हवा का आवागमन, यानी हवा निकल जाती है और लोग कहते हैं प्राण निकल गए। तो क्या निकलता है शरीर से? हवा। हवा, वही हवा। यहाँ पर भी उस प्राण का मतलब हवा ही है। यहाँ पर इस प्राण का मतलब भी हवा ही है। अब हवा के आधार पर कुछ शब्दों को बोलने में प्राण अधिक निकलते हैं, कुछ वर्णों को बोलने में प्राण अधिक निकलते हैं और कुछ वर्णों को बोलने में कम। एक लोग कहावत क्या करते हैं, बोलने में भी प्राण निकल रहे हैं। हाँ भैया, निकल रहे हैं प्राण बोलने में। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलने में कम प्राण निकल रहे हैं और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलने में अधिक प्राण निकल रहे हैं। जिनको बोलने में कम प्राण निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जिनको बोलने में कम हवा निकलेगी उन्हें क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। और जिन्हें बोलने में अधिक हवा निकलेगी उन्हें महाप्राण कहेंगे। हम बात कर रहे हैं स्वरों की, हालांकि ये बात हमारी व्यंजन में बहुत काम आएगी। ये बात हमारे व्यंजन में बहुत काम आएगी, लेकिन हम बात स्वरों की कर रहे हैं तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। व्यंजन में हम इसे पढ़ेंगे, तब तक के इसके समझ करके अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने से कम हवा निकले अल्प प्राण और अधिक वायु निकले वो महाप्राण। अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। किसके? घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब होता है घोषणा। क्या होता है? घोषणा। हमारे शरीर में एक स्वरकंठ होता है। क्या होता है? स्वरकंठ, स्वर यंत्री। जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में स्वर यंत्री सही से गुंजायमान नहीं होती, वाइब्रेट नहीं होती है, और कुछ वर्णों को बोलने से हमारी स्वर यंत्री गुंजायमान वाइब्रेट हो जाती है, बहुत तेज वाइब्रेट हो जाती है। तो जिनको बोलने में स्वर तंत्री वाइब्रेट नहीं होती है वो होते हैं अघोष। क्या होते हैं? हमारी स्वर यंत्री जिनको बोलने में अधिक गुंजायमान नहीं होती है वो अघोष होते हैं, और जिनको बोलने में स्वर यंत्री गुंजायमान हो जाए उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष या सघोष। क्या कहेंगे? घोष या सघोष।
इनको भी आप बोल करके देख लीजिएगा। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हमारी स्वरयंत्री पूर्णतः गुंजायमान हो जाती है। वो कैसे होते हैं? सभी स्वर जो है सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष घोष होते हैं या सघोष होते हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें हवा के निकलने के स्थान के आधार पर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हवा मुख से डायरेक्ट निकल जाती है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हवा नाक के द्वारा निकलती है। नाक और मुंह दोनों से निकलती है, वो नासिक के वर्ण कहते हैं। हमारे स्वरों में एक ही वर्ण नासिक के क्या है? नाक से निकल रही हवा। और सारे स्वर क्या है? निरानुनासिक। क्या है? निरानुनासिक। और एक स्वर क्या है? अनुनासिक है। ओके, क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं व्यंजन को। किसे देखेंगे? व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन कितने बताए थे? पहले अपने उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे व्यंजन को। किसे पढ़ेंगे? व्यंजन को। तो व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमने व्यंजन को लिखा था का, ख, ग, घ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था? चा, चा, छा, जा, झा, मा। फिर टा, टा, ठा, डा, धा, णा, ता, था, ता, धा, ना, पा, फा, पा, भा, मा। या, रा, ला, वा, सा, जा, सा, आ, छ, र, या और यही होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे। इनको हम कहाँ से बोलेंगे? बोल दिए का, खा, गा, घा। वायु कहाँ से निकल रही? कहीं टच हो रही थी? कंठ से निकल रही। कहाँ से निकल रही? कंठ। उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। कंठ है। तो इन स्वरों को क्या बोलेंगे? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ। ये कंठ से निकल रहा है तो इसे क्या बोल देंगे? कंठ बोल देंगे। दूसरा वाला वर्ण हम देखते हैं बोल के। च, छ, ज, झ। इनको हम हटा देते हैं। इनको हटा दिया मैंने, ठीक है। हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, इधर वालों की। ये फिफ्थ लेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। कंठ से कौन कौन निकला? क, ख, ग, घ। ठीक है। उसके बाद च, चा, छ, ज, झ। कहाँ से निकले? ताल। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर वाले जबड़े के पीछे का जो भाग है उभरी हुई छत, उभरी हुई छत, उसको हम बोलते हैं ताल। क्या बोलते हैं? ताल। और जो तालों से टच होके आ रहे हैं उनको बोलेंगे तालम। क्या बोलेंगे? तालम। फिर देखते हैं तीसरे वाले, इनको हटा देना। उसके बाद क्या बोलेंगे? टा, ठा, डा। मतलब जो छत थी उसके आगे वाली छत, वो बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। और इन दोनों क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। और ता,
ता था दा धा दांत ता था कहाँ से बोल रहे हैं? दांत दंत ये बोलेंगे दंत। दंते पा फा पा फा क्या? ओठ ओष्ठ ओष्ठ में क्या बोलेंगे? ओष्ठ ओठ से बोलते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? ओष्ठ इनको क्या बोलेंगे जो पंचमाक्षर हमने बिगाड़ दिया था? नासिक ये अनुनासिक है, नाक से बोले जाएंगे, नासिक की कहाँ से बोले जाएंगे? नासिक हाँ नासिक की। ये सब क्या है? हाँ हाँ वहाँ हाँ ना ना ये क्या है? नासिक ये नासिक है। कहाँ से बोले जा रहे हैं? नाक से बोले जा रहे हैं, ठीक है। या ये क्या बोल दिया? अंतस्थ। क्या बोलते हैं? ये अंतस्थ में बोले जाते हैं। या रा ला या कहाँ से बोला जाता है? या कहाँ से बोला जाता है? या जो है ताल तालम या कहाँ से बोला जाता है? तालम ये ताल से बोला जाता है, ठीक है। रा रा ला कहाँ से बोले जाते हैं? मुंठी ये लूठित ध्वनियाँ क्या है? मतलब जीभ मतलब जीभ लगती मुड़ है जाती है। और रपट जाती है, खिसक जाती है। तो कैसी दुनिया है? लुंठित दुनिया है। और ये दंत मूल से बोले जाएंगे। कहाँ बोले जाएंगे? दंत ऊपर लिख देते हैं दंत मूल। और इनको वर्ष से भी कहा जाता है। वर्ष क्या कहा जाता है? वर्ष से कहा जाता है। वा कहाँ से बोला जाता है? वा दंतोष्ठ कहाँ से बोलते हैं? दंत्योष्ठ कहाँ से बोलते हैं? दंतोष्ठ वा जो है ये दंत्योष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ ये दांत और होठों से बोला जाता है। शा शा ये वाला सा जो है ये कहाँ से बोला जाता है? ताल ताल इसे तालव्य शा बोला जाता है। शा मूर्धन ये मूर्धन्य सा है। मूर्धन और ये वाला सा दंत सा ये दंत मूल या वर्ग से है। क्या है? वर्ष और हा हा कंठ कंठ से कहाँ से बोला जाता है? कंठ कंठ से बोला जाता है। और ये तो सही है। क्या है? शंख। इसको डिफाइन ठीक है, एनी प्रॉब्लम यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? यस ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्राणत्व क्या था। किसके आधार पर? प्राणत्व क्या था। हम इस टेबल को नहीं मिटाते हैं, कुछ काम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। प्राणत्व क्या था? किसमें? प्राणत्व के आधार पर। प्राण का मतलब क्या बताया था मैंने? वायु। क्या बताया था? वायु। जिन वर्णों को बोलने से वायु अधिक निकले वो महाप्राण, और कम वायु निकले वो अल्पप्राण। अब कृपया बोल के देख लीजिए। क ख ग घ यहाँ, ठीक है। का बोलने में अधिक वायु निकल रही है या कम निकल रही है? कम का धीरे से बोलते ना, कोई अल्पप्राण है। क्या है? क्या है ये? क ख महा खाने में ख महा महाप्राण है। ग अल्प प्राण और घ महाप्राण है। यहाँ ये क्या है? क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है,
इसी प्रकार से पूरा क्रम च छ ज झ व त थ ड ढ न त थ द ध न, ठीक है, प फ व फ म, ये क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण क्या था समझ गए? इनको आप एक बार बोल के देख लीजिए, हमारे भरोसे मत रहना, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जो है इनको खुद देखिएगा, प्राणत्व के आधार पर हमने इस प्रकार, ठीक है। अब हम इन्हीं को टेबल ही मिलाते हैं। अब इनको घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर? कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में हमारी स्वतंत्री कांप जाती है, कुछ आसानी से बोल देते हैं। जैसे क ख, बोल के देखिए, गर्दन पकड़ लो। क ख ग घ, क ग घ ह। देखिए ये का और ख जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वतंत्री कम गूंजती तो कम गूंजती है। तो ये जो है कैसे हैं? अघोष है, और ये वाला भी अघोष है, ठीक है। ग ख गूंज रही है ना, तो क्या है? ये सघोष है, क्या है? घ, ये भी सघोष है, और ये क्या है? ये भी सघोष है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? कौन घोष है और कौन सघोष है, कौन अघोष, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप टेबल बना लीजिए, इसको रट डालो। मैं ये कहता हूँ इनको बोल के देखिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस समस्या को दोबारा समाधान करेंगे। इसके आधार पर मैं एक काम आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो हमारे अन्य व्यंजन जो वर्ण हैं, जैसे अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, वो अल्पप्राण हैं या महाप्राण हैं, अघोष हैं या सघोष हैं। ये आप लोग अपना एक्सरसाइज करिएगा, होमवर्क है आपके लिए, और कम से कम इतना वक्त देना हमारा अधिकार भी बनता है और आप लोगों का दायित्व भी। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो किस तरह सीखेंगे? समस्या तभी आती है जब हम कुछ करके देखते हैं, अन्यथा न करने वालों के सामने कोई समस्या आज तक आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ शुरुआत ही नहीं की। जो प्रारंभ करता है समस्या आती है, जो लड़ता है वो पराजित भी होता है, और जो कभी लड़ा ही नहीं तो पराजित कैसे होगा। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, शब्दकोश किस तरह देखा जाएगा, शब्दकोश किस तरह देखा जाएगा हिंदी वर्णमाला में। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और हम लोगों का गलत होता है। तो हम बता भी दें आपको, इसमें जो हमारा अंग और आ है, क्या है? अंग और आ। इसकी मात्रा को अंग और आ की मात्रा को आ और आ, ई और ई आदि से पहले रखा जाता है वर्ण उसमें, शब्दकोश में। इसकी मात्रा ये होती है, इसकी ये मात्रा होती है, और इसका जो मात्रा नहीं होती। इस तरह आप लोग अनुमान लगा लीजिए। जैसे चंचल है, क्या है? और चच है, तो इसमें चन पहले आएगा, चंचल पहले आएगा और चच बाद में आएगा, ठीक है। इसमें अंग है ना, अंग, इसलिए अंग आ पहले आते हैं। एक चीज और यहाँ पर थोड़ी दिक्कत करती है कि ये क्ष, त्रा और ज्ञा तथा श्रा, ये जब हम डिक्शनरी ढूंढेंगे तो ये हमें कहाँ पर मिलेगी शब्दकोश में। ये स्पेशल इनके लिए टेबल नहीं दे रखी है। ये जिन शब्दों, जिन अक्षरों से मिलकर के बने हैं, उनका प्रथमाक्षर, उसको जब हम ढूंढेंगे उस डिक्शनरी में हमें ये मिलेंगे। इनकी अलग टेबल नहीं है। ये सा जो है वो दो से मिलकर बना है, तो और श। इसको अगर हमें देखना है तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। त्रा, ता और
ट्रा से मिलकर, उसके लिए हमें ता देखना पड़ेगा। ज्या जो है वो जा और वहाँ से मिलकर के बना है, इसमें हमें जा देखना पड़ेगा। और शरा जो है स और ट्रा से मिलकर बना है, इसमें श देखना। इस तरह हम इसकी डिक्शनरी देखेंगे। इस चैप्टर को आप रिवाइज करिएगा और उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो हम फिर मिलेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार।